स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन का कंपनी लॉ। कंपनी एक्ट 2013 है, ये सब बच्चों को याद होना चाहिए। इससे पहले कंपनी एक्ट 1956 होता था, लो जी। पहले 1956 होता था, वो रिपील हो गया, कट गया, अब नया कौन सा आ गया है 2013। हालांकि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, तो उसको अलग से रिवाइज कराने की कोई जरूरत नहीं है जी। आगे क्या याद करना है, इस एक्ट के अंदर बेटा एलएलपी एक छोटा सा एक्ट था, उसमें टोटल 81 सेक्शन थे, यहाँ पे 470 सेक्शन है, तो ये बात याद रखनी, इसमें 470 सेक्शन होते हैं। वहां 4 स्केड्यूल होते थे, बेटा यहाँ पे 7 स्केड्यूल हैं और यहाँ पे 29 चैप्टर हैं, 29 चैप्टर हैं। तीनों बातें आपको अहम है और याद करनी पड़ेंगी। कंपनीज एक्ट पहले था 1956। क्या बेटा, जैसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर है मेमोरेंडम, तीसरा चैप्टर है प्रोस्पेक्टस, चौथा चैप्टर है, जब लो बहुत बड़ा होता है तो उसको बेटा चैप्टर्स में डिवाइड करना पड़ता है और हर चैप्टर के अंदर फिर पर्टिकुलर कुछ सेक्शन डाले जाते हैं। तो चैप्टर बड़ा होता है, सेक्शन छोटे होते हैं, सबसे बड़ा होता है एक्ट, एक्ट से छोटा स्केड्यूल, स्केड्यूल से छोटे चैप्टर और चैप्टर से छोटे सेक्शन, और सेक्शन के अंदर कंटेंट। हायरार्की समझ में आई? फिर बता देता हूं, कंपनी एक्ट है 2013, 7 स्केड्यूल में डिवाइड है, 7 स्केड्यूल 29 चैप्टर में बटे हुए हैं, 29 चैप्टर में बटे हुए हैं, 29 चैप्टर के अंदर टोटल 470 सेक्शन है। सबसे बड़ा होता है एक्ट, उससे छोटे स्केड्यूल, उससे छोटे चैप्टर और उससे छोटे सेक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? सेक्शन के अंदर तो बेटा देखो कंटेंट मिलेगा आपको, सेक्शन बनाया क्यों, इसके अंदर कोई ना कोई कंटेंट होता है। कोई इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत सिंपल पॉइंट था बेटा, कोई दिक्कत नहीं थी। हमें बस इस पैराग्राफ से इतना याद करना है। फटाफट चलते हैं नीचे। क्या ये कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ किस किस के ऊपर लगता है, तो ये सब के ऊपर लगता है जी। सभी कंपनी, जितनी भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी है या अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ जो 1956 के अंदर बनी है, सभी के ऊपर क्या लग गया, कंपनीज एक्ट लग गया। सर क्या ये इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा, क्या ये बैंकिंग कंपनी पे लगेगा, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी पे लगेगा? आपको याद होगा बेटा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के अपने अपने अलग से एक्ट बने हुए हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इंश्योरेंस एक्ट 1938, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जिनके अपने एक्ट बने हुए हैं, उसके ऊपर कंपनी एक्ट कहां लगेगा? अगर इनका जहां पे कोई प्रोविजन नहीं, अगर बेटा इनका खुद के प्रोविजन है, तो चलेगी किसकी, इन्हीं पर्टिकुलर एक्ट की। और जहां पे इनके प्रोविजन काम नहीं करेंगे, वहां पे कौन सा एक्ट लग जाएगा, कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट इनके ऊपर पूरा एप्लीकेबल नहीं होता, जहां तक इनकी कवरेज है ये करते रहेंगे। अगर इनके, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, इंश्योरेंस एक्ट का कोई सेक्शन है, कंपनी एक्ट का भी कोई सेक्शन है, और ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो इंश्योरेंस एक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है, जिस पर्टिकुलर चीज के लिए उनका खुद का एक्ट है, वहां पे कंपनी एक्ट अपना रोब नहीं जमा सकता। जहां उनका कोई प्रोविजन नहीं है, वहां पे एप्लीकेबिलिटी किसकी आ जाएगी, कंपनी एक्ट की आ जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस भी क्या है, कंपनी, बैंक भी क्या है, कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, कंपनी। जी सर। अगर जितने भी कंपनी स्पेशल एक्ट के अंदर बनाई जाती हैं, उसके ऊपर भी आईसीए लगता है, सॉरी अपना ये एमसीए डिपार्टमेंट की कवरेज होती है। जैसे हमारा आईसीएआई स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हुई क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होना चाहिए आईसीए क्या है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल, इसके बारे में कभी ऑफ द टॉपिक चर्चा करेंगे, अभी तो हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, चलिएगा। सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट, तो कुछ नहीं, आज मैंने फटाफट दो टॉपिक कराए, इसको मैं क्विक रिवाइज करा देता हूं। कंपनी एक्ट पहले था 1956, अब नया बन के आ गया 2013। इसके अंदर टोटल सेक्शन है 470, सॉरी सबसे बड़ा होता है एक्ट, वो 7 स्केड्यूल में बटा हुआ है, 29 चैप्टर में बटा हुआ है और 470 सेक्शन इसके अंदर टोटल हैं। जी सर, ये एक्ट कहां लगेगा, ये सभी कंपनियों पे लगेगा, ये बैंक पे भी लगेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी पे भी लगेगा, ये इंश्योरेंस पे भी लगेगा, लेकिन इन तीनों पे जहां उनके खुद के प्रोविजन होंगे हम कुछ नहीं कहेंगे, और जहां उनके खुद के प्रोविजन नहीं होंगे वहां पे कंपनी एक्ट इनके ऊपर लग जाएगा। और तमाम अदर बॉडी कॉर्पोरेट और स्पेशल लॉ के अंदर जितनी भी कंपनियां बनी हैं, उन सभी के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो सिंपल दो टॉपिक हमने कर लिए, हम चले नीचे। कंपनी का मीनिंग, कोई चीफ जस्टिस मार्शल लिंडले है, कोई प्रोफेसर है नहीं है, कोई फलाना है, कोई ढिमका है, हमें कुछ याद नहीं करना, कट। सर हमें क्या पढ़ना, हम देखते हैं कंपनी एक्ट में कंपनी की क्या डेफिनेशन है। कंपनी एक्ट में कंपनी की क्या डेफिनेशन है, सेक्शन याद कीजिएगा 220। सेक्शन 220 में कंपनी एक्ट की डेफिनेशन दे रखी है, कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है। कंपनी की डेफिनेशन है, कंपनी मीन्स कंपनी, कंपनी मीन्स ए कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है अंडर दिस एक्ट, मतलब या तो 2013 में, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जो पुराने लॉ थे उनके अंदर। इसका मतलब जो कंपनी इंडिया में कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है वो क्या कहलाएंगी, कंपनी, दैट्स ऑल। मुझे फटाफट बताओ ये डेफिनेशन क्या बोलती, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, शाबाश, अंडर दिस एक्ट
और एनी प्रीवियस लो खत्म हो गया। और सेक्शन बताइएगा बेटा कौन सा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 220 इकट्ठा भी बोल सकते हो, 2 सब सेक्शन 20 या 2 सब क्लोज 20 भी बोलेंगे तो भी चल जाएगा। अब इसके फीचर्स देखिएगा बेटा, ये वही फीचर है जो आपने प्लस 1 प्लस 2 में कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। जैसे सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके आगे लिख लो कंपनी स्वयंभू खुद की मालिक होती है, ना शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। हमें प्लस 1 प्लस 2 में क्या पढ़ाया जाता है? शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। ये बात आप लोगों को पता होगी। जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, जब कंपनी वाउंड अप होती है, तो शेयर होल्डर को हिस्सा सबसे लास्ट में मिलता है। वो बेचारे लाइन में लगे खड़े हैं। मान लो बेटा ये कंपनी है कोई, ये कंपनी लिक्विडेट हो रही है। अब ये यहाँ पे दरवाजे पे कई सारे बंदे खड़े हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर पैसा लेने के लिए आए हुए हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पैसा लेने के लिए आए हैं, डिवेंचर होल्डर पैसा लेने के लिए आए हैं, लोन प्रोवाइडर पैसा लेने के लिए आए हैं, गवर्नमेंट अपने टैक्स कलेक्ट करने के लिए खड़ी है, यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़े हैं, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर खड़े हैं। कंपनी बट रही है, जायदाद बांटी जा रही है। सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपने ड्यूज निकाल लिए भाई, इक्विटी शेयर होल्डर मुंह देखते रह गए। फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर आए, अपना पैसा ले गए, हम बेचारों को कोई अंदर नहीं घुसने दे रहा। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आए, अपना पैसा ले गए। फिर डिवेंचर आए, अपना पैसा ले गए। हम घुसने लगे तो प्रेफरेंस वालों ने धक्का मारा, कहते तुम कहाँ घुस रहे हो? हमने कहा मालिक है। कहते तुम नाम नाम के मालिक को बाहर बैठो, पहले हम एक बार चक्कर काट के आते कंपनी में कुछ बचा हुआ है। फिर प्रेफरेंस भी वहां से सब कुछ ले गए। अब लास्ट में हम बेटा उस कंपनी के अंदर घुस के देख रहे हैं, कुछ बचा हुआ है, कुछ बचा कुछ मिल जाए। अगर मिल जाएगा तो हमें मिल जाएगा, अदरवाइज हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्या आपको नहीं लग रहा है ये नाम नाम के मालिक हैं? ये क्या मालिक हैं? कुछ भी नहीं। अगर मालिक होते तो सबसे पहले इन्हीं को मिलता। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बोलना चाहूंगा, कंपनी स्वयं भू खुद की मालिक होती है। कंपनी की मालिक कंपनी होती है, ना इसका डायरेक्टर मालिक होता, ना प्रमोटर मालिक होता, ना मेंबर मालिक होते। कंपनी अपने नाम से काम करती है तो इसका मालिक कोई नहीं, कंपनी स्वयं भू अपनी मालिक होती है। और प्रमोटर जो कंपनी को जन्म देता है, जो कंपनी को बनाता है, वो भी छाती ठोक के ये नहीं कह सकता ये कंपनी मेरी है। कंपनी किसी की नहीं होती जी, कंपनी बेवफा होती है। कंपनी बेवफा, जो इसको बनाएगा वो उसकी भी नहीं होती, जो उसको पैसे देगा वो उसकी भी नहीं होती। कंपनी अपने नाम से चलती है, तभी तो उसका क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटे? यस और नो? यस और नो? दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, इसको बताने की जरूरत नहीं है। मेंबर में कम्स एंड गो, मेंबर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मरते रहेंगे, घुरते रहेंगे, पर कंपनी बंद नहीं हो सकती जब तक हम इसको लिक्विडेट ना कर दे। तो सर एक बात बताओ, एक कंपनी की मीटिंग चल रही थी, उसमें 200 मेंबर बैठे थे, सिर्फ 200 ही कंपनी के मेंबर थे। भूकंप आया, 200 के 200 मर गए, 200 के 200 मर गए। क्या अब भी कंपनी चलेगी? जो उनके शेयर्स हैं 200 बंदों के, वो उनके लीगल हायर को ट्रांसफर हो जाएंगे, कंपनी फिर से खड़ी हो जाएगी। क्या दिक्कत है? लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी के आधार पर कंपनी कितने तरीके की होती है मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। हालांकि आप लोगों को पता है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे इस बात का पता, लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कंपनी लायबिलिटी के आधार पर 2 टाइप की होती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। लिमिटेड के फटाफट 3 पार्ट करते हैं। लिमिटेड के 3 पार्ट, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर एज वेल एज गारंटी। लिमिटेड के 3 टाइप है, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर एज वेल एज गारंटी कंपनी, और दूसरी है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर फटाफट बताओ ये कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या है? अगर 10 रुपए का कंपनी का शेयर है और तुमने 5 रुपए दे रखे हैं, तुम्हारी लायबिलिटी बताओ कितनी? सिर्फ 5 रुपए। आप उतने ही हिस्से तक कंपनी के लिए लायबल रहते हैं जितना हिस्सा आपका शेयर पे, जितना अमाउंट आपका शेयर पे अनपेड है। अगर आपने 10 में से 6 दे रखे हैं तो आपकी लायबिलिटी कितनी? 4। कंपनी में आग लग गई, नुकसान हो गया, आपसे, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, वेद सोनी, कहती मुझे पैसे दो, पैसे दो। मैंने कहा जी 10 रुपए का शेयर था आपका, 6 पहले दे चुका हूं, कितने और देने मुझे? 4। कंपनी कह रही और दो, और दो। मैंने कहा आग थोड़ी लगी पड़ी है, और दो। मैं कितने तक के लिए लायबल हूं? 4। कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर। तो आप मेरे से उतना ही पैसा ले सकते हैं जी जितना मेरा शेयर पे बैलेंस पड़ा है। अगर सर आपने 10 में से 10 दे चुके होते तो कंपनी मेरे से कुछ भी नहीं ले सकती। लिमिटेड बाय शेयर कंपनी वो होती है जहां पे जितना अमाउंट अनपेड है उतने ही हिस्से तक आप लायबल होते हैं। चलिए दूसरे में चलते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी। एक ऐसी कंपनी बनी जिसमें कुछ लोगों ने मिलकर गारंटी दे दी। क्या? कंपनी अपना काम चलाए, कोई दिक्कत नहीं। कल को कंपनी अगर वाउंड अप होने लगी, कल को अगर कंपनी लिक्विडेट होगी और लिक्विडेट होती है तो कंपनी को बाहर के लोगों का पैसा उतारना पड़ता है। तो उस टाइम पे मैं वेद सोनी ए कंपनी को गारंटी देता हूं, कल को अगर तू खत्म होने लग गई, वाउंड अप हो गई, तो तुम्हें 50,000 रुपए की गारंटी देता हूं कि मैं 50,000 तक तेरी लायबिलिटी को चुकता कर दूंगा। जितने की गारंटी मैंने दे रखी है, मैं वाउंड अप के टाइम पे उतने के लिए लायबल रहूंगा। इस कंपनी को बोला जाता है लिमिटेड बाय गारंटी। और ये दोनों का मिक्सचर है।
मिक्सचर, जहां शेयर का जितना अनपेड है वो भी आपको देना है और जितना आपने गारंटी अमाउंट कह रखा है उतना भी आपको देना है। लेकिन सभी बच्चे एक बात पे ध्यान दें, गारंटी जहां भी वर्ड आएगा, ये गारंटी का पैसा आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तभी देना होता है जब कंपनी लिक्विडेट होती है। मैंने यहां पे वर्ड लिख दूं, वाउंड अप या लिक्विडेट, इसी टाइम पे गारंटी का पैसा मंगवाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी इवेंट में आपसे गारंटी का पैसा नहीं मंगवाया जा सकता। हाँ जी बेटा। ना बेटा, शेयर होल्डर ही दे सकते हैं। जब हम लिमिटेड अनलिमिटेड पढ़ेंगे ना, ये मेंबर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे बेटा, थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी प्रैक्टिकली नहीं होती। क्यों सर? यहाँ पे मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्या आप किसी ऐसी कंपनी के मेंबर बनना चाहेंगे जो आपको ये कह रही है कल को अगर देखो हमारे ऊपर कोई क्लेम आ गया ना तो आपको उतना चुकाना पड़ेगा जितनी कोई लिमिट ही नहीं है। जब तक हमारे डेट की पेमेंट नहीं हो जाती, जब तक हमारी डेट की पेमेंट नहीं हो जाती, हम आपसे मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे। अरे यार मैं क्या बोलूंगा, ऐसी कोई लिमिट तो होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसी कंपनी के अंदर हाँ भर देते हैं तो बेटा जब तक कंपनी की डेट की पेमेंट नहीं हो जाती, आप अपनी जेब से पैसा देते रहिएगा देते रहिएगा देते रहिएगा। जितना आपके पास है सब कुछ आपसे लूट लिया जाएगा। चलिएगा रिवाइज करते हैं फटाफट। लायबिलिटी के आधार पर कंपनी दो टाइप की, लिमिटेड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड आजकल प्रैक्टिकली नहीं होती है। लिमिटेड की बात करते हैं। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर एज वेल एज गारंटी। शेयर में आपको उतना ही पैसा देना जितना आपका अनपेड है। गारंटी में आपको उतना पैसा देना जितना आपने गारंटी दी थी कि मैं तुझे वाइंड अप टाइम टाइम दे दूंगा। और शेयर एंड गारंटी दोनों का अगर मिक्सचर है तो शेयर का अनपेड और गारंटी जो आपने गारंटी दे रखी है उतने तक का पैसा आपको लिक्विडेशन के टाइम पे देना पड़ेगा। चलिए मेरी लायबिलिटी के आधार की बातें होगी मम। तो कंपनी का तीसरा फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ओके सर। और चौथी बात, कंपनी हमारी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। उसको बुखार नहीं होता, उसको कोरोना नहीं हो सकता, वो जेल नहीं जा सकती, वो बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि वो हमारी तरह नेचुरल नहीं है, वो क्या है, आर्टिफिशियल। सर उसमें काम कौन करता है फिर? उसमें काम करने के लिए बेटा एक बंदे होते हैं जिनको बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर क्या हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होना जरूरी है? बेटा इसके बिना तो कंपनी एक कदम नहीं रख सकती आगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंट करता है किसको, कंपनी को। ये उसके बिहाफ पे काम करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके बिहाफ पे काम करते हैं। अब इसके बिहाफ पे काम की बात आ गई तो एक पॉइंट में और एडवांस में समझा देता हूं। सर कंपनी तो है आर्टिफिशियल, मैंने कहा बिल्कुल है। सर काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर नाम किसका होगा? मैंने कहा कंपनी का। कंपनी जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कंपनी के लिए जो भी काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे वो कंपनी के नाम से किए जाएंगे। उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? कंपनी। लॉस हो गया तो जिम्मेवार कौन? कंपनी। प्रॉफिट हो गया तो किसको मिलेगा? कंपनी। कुछ भी होगा तो जिम्मेवार कौन? कंपनी। ओ भाई साहब, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसी सिचुएशन में कंपनी को खूब लूटा। अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यह पता लगा हम कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, नाम किसका? कंपनी का। जैसे मैं बेटा गुरमीत को बोल दूं, अरे खुली छूट दे देते हैं ऐसे, मैं गुरमीत को बोल दूं क्या, रोहतक के अंदर, रोहतक के अंदर, बाहर नहीं, रोहतक के अंदर जिस मर्जी बंदे के साथ जो मर्जी कर लियो, चलती सड़क पे रैप्टा मार दियो, नाम ले देना वेद सोने का, बात खत्म। बस मैं जिम्मेवार हूं। तू गलत करेगा मैं जिम्मेवार, तू सही करेगा मैं जिम्मेवार, तेरी कोई दिक्कत नहीं, सारी जिम्मेवारी मेरी। अब तुम बताओ गुरमीत हवा में उड़ेगा नहीं उड़ेगा? बिल्कुल उड़ेगा, क्योंकि इसको खुली पावर दे दी गई है। सेम पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। काम करेंगे खुद, नाम किसका होगा? कंपनी का। ये दिया इसलिए गया था पावर क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल है। इन लोगों ने बेटा इस चीज का फायदा उठाया। अब प्लीज देखिएगा ध्यान से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरे के साथ मिलके फ्रॉड करते, गड़बड़ करते, चोरी करते, पैसा कमाते, कल को फंसना होता, जुर्माना लगता तो क्या बोलते? हमने थोड़ी ना किया है, कंपनी ने किया है। हर चीज में क्या बोलते थे? हमने थोड़ी ना किया है, कंपनी ने किया है। क्योंकि जो भी करती है कंपनी अपने नाम से करती है, हमने हर जगह कंपनी की स्टैंप लगा रखी है। जब ऐसा हुआ तो लॉ मेकर को फील हुआ कुछ गड़बड़ हो गई। क्या? बीच में जो ये हमने बोल रखा है ना, जो भी करेंगे तुम लायबल हो गए, इस चीज को हटाना पड़ेगा, इस चीज को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने को बोलते हैं बेटा लिफ्टिंग। हटा दो ऑफ कॉर्पोरेट विल। ये जो पर्दा डाल रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में और कंपनी के बीच में कि तुम अलग हो तुम अलग हो, इस पर्दे को हटा दो। लुकिंग बिहाइंड, देखो पीछे कौन हरामी काम कर रहा है, कौन है जो कंपनी का नाम लेके गलत कर रहा है। अगर कल को पकड़ा जाता है तो आप मुझे बताइए, अगर वो जानबूझ के गलत कर रहा था और नाम कंपनी का ले रहा था तो मुझे आप बेटा बिना लो पढ़े बताइए, कंपनी जिम्मेवार होनी चाहिए या ये बंदा जिम्मेवार होना चाहिए? मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। इसका मतलब सर यहां पे तो दो केस निकल गए। सर बताओ क्या, ये कंपनी है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इंटेंशन गलत नहीं है, वो जेन्युइन काम करते हैं,
जो भी करते हैं दिल से करते हैं, चाहे उसमें लॉस हो, चाहे उसमें प्रॉफिट हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, हमेशा कौन जिम्मेवार होगी बेटा? कंपनी। अब दूसरा केस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर इंटेंशन गलत है, ये फ्रॉड करने के उद्देश्य से काम करते हैं, ये करते ही इसलिए हैं काम ताकि गड़बड़ हो और नाम किसका हो, ये फ्रॉड करने के उद्देश्य से अगर काम करते हैं और फिर नाम कंपनी का लेते हैं, तो मुझे बताइएगा अब की बार कंपनी जिम्मेवार या मेंबर जिम्मेवार? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेवार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके बीच में जो पर्दा था, इनके बीच में जो पर्दा है, जो हमेशा ये बोलता है हमेशा कंपनी का नाम आएगा, हमेशा कंपनी का नाम आएगा, क्या इस पर्दे को हटा देना चाहिए? इस पर्दे को हटाएंगे तभी तो उन रियल बंदों तक पहुंच पाएंगे जिसने जिसने गलत काम कर रखा है। इस पर्दे को हटाने को लोग के अंदर टेक्निकल कुछ बोला जाता है, बताओ क्या? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल, इसको हटाना लिफ्टिंग बोला जाता है। ये भी बहुत बढ़िया तुमने सीखा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या इसको किसी भी टाइम कोई भी, इस इतने बड़े कॉन्सेप्ट को किसी भी टाइम कोई भी डिसरिगार्ड कर सकता है, या ये पावर सिर्फ कोर्ट के हाथ में है? कब इस पर्दे को हटाया जाएगा, कब पर्दे को नहीं हटाया जाएगा? वेरी गुड। ये पावर कोर्ट और स्टैच्यूट के हाथ में है, लॉ के हाथ में, हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। सर फिर इसको कब कब हटाया जाएगा, इसकी लिमिट बनानी नामुमकिन है। कुछ केसेस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं जहां जहां इसको हटाया जाएगा। अगर कंपनी को चूना लगाया जा रहा है और रेवेन्यू को चोरी किया जा रहा है या गवर्नमेंट के टैक्सेस को चुराया जा रहा है, कौन कर रहा है काम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नाम किसका लेंगे? कंपनी का। तो इस पर्दे को हटा के इनकी बुद्धि पकड़ी जाएगी, इनको पर्सनल लायबिलिटी ठहराया जाएगा। इस टाइप के केसेस हम पढ़ेंगे, ये मुझे समझाना जरूरी था कॉर्पोरेट विल के लिए। अब हम फटाफट चलते हैं आगे। तुम्हें पढ़ाने में कसम से मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे कभी ये सुनने को नहीं मिलता सर ये बड़ा मुश्किल है। तुम बड़े आसानी से सारी चीजें समझ लेते हो। मैं आपको फिर बता दूं बेटा, कोई बच्चा अपना टाइम वेस्ट ना करे, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ यहां से एक चीज पढ़नी थी, कंपनी मीन से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। फिर फटाफट आपको चारों ब्रीफ में दे रखी फीचर्स, इसको पढ़ना था। इनको अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। सर ये तो भरा पूरा पेज है, यहाँ कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है? इतना पढ़ना है जहां से इन अदर वर्ड स्टार्ट कर रखा है। इन अदर वर्ड से ब्रैकेट स्टार्ट करो। व्हेन ए कंपनी इज रजिस्टर्ड, जैसे ही कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इट इज क्लॉथेड विद, वो एक लीगल पर्सनैलिटी का रूप ले लेती है। इट कम्स टू हैव, इसके पास वो सारे राइट, वो सारी पावर वो आ जाती हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के पास होती हैं। इसको अब डिस्टिंक्ट, अलग समझा जाता है, सेपरेट समझा जाता है, न केवल इसके मेंबर से, डायरेक्टर से, प्रमोटर से, सबसे अलग समझा जाता है, क्योंकि सब कंपनी स्वयं खुद की मालिक होती है। मात्र ये चार लाइन यहां से उठानी, इसके अलावा यहां से कुछ नहीं पढ़ना बेटा। सेपरेट लीगल एंटिटी फीचर आएगा तो 2 नंबर में आएगा, तो पूरा पेज नहीं छापना। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, सब पढ़ बैठते हैं। तो ये 4 लाइन इन अदर वर्ड से स्टार्ट करके एंट्री इनटू कॉन्टेक्ट तक ब्रैकेट क्लोज कर लो बेटा, यहां तक आपको पढ़ना है। आगे सर, इसके बाद यहां नीचे जामू काला कर रखा है, यहां ए मेंबर डजंट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। जाहिर बात है। एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं, मैं तुमसे पहले रजिस्टर पे पूछ लूं। कंपनी बन चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है, अब जो भी कंपनी प्रॉपर्टी के अंदर खरीदी जाएगी, उसकी वो कंपनी के नाम से खरीदी जाएगी या मेंबर के नाम से खरीदी जाएगी? फटाफट बताओ। सर उस मेंबर ने 100% शेयर ले रखे हैं, अब वो प्रॉपर्टी किसके नाम से खरीदी जाएगी? सर वो मेंबर भी है और उसने सारा पैसा भी खुद उसने लगा रखा, क्रेडिटर भी वही है। सर अब तो ये प्रॉपर्टी किसके नाम से खरीदी जाएगी? अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है तो कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी, वो हमेशा किसके नाम से आएगी? कंपनी के नाम से आएगी। अगर उस कंपनी का इंश्योरेंस करवा, सॉरी, अगर उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा देते हैं, कल को वो एसेट प्रॉपर्टी जल के राख हो जाती है, तो जो क्लेम मिलेगा, ध्यान से समझ बताना, जो क्लेम मिलेगा वो क्लेम कंपनी को मिलेगा या मेंबर को मिलेगा? अब एक मेंबर है जो हरामी टाइप का है, उसने क्या किया, 100% शेयरिंग होल्डिंग उसके पास थी, सारा पैसा भी, क्रेडिटर भी वही था, उसने पैसा लगा रखा था। उसने कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी ना, जब इसको इंश्योर्ड करवाया, जब इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंश्योर्ड कराया, मजे की बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर भी था। इस प्रोडक्ट को, प्रॉपर्टी को जब इंश्योर्ड कराया तो अपने खुद के नाम से करा लिया। क्या सोच के कि जब सारी शेयर होल्डिंग मेरी है तो प्रॉपर्टी भी तो सारी मेरी है, तो क्यों ना मेरे नाम से रजिस्टर्ड करवा दिया जाए। ये प्रॉपर्टी अपने नाम से रजिस्टर्ड करा के, मतलब इंश्योरेंस कंपनी में अपना नाम लिखवा दिया। कल को फिर क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी खत्म हो गई, क्लेम आया तो झोली फैलाए खड़ा है एक बंदा, वो कह रहा है ये मेरे हिस्से में जाना चाहिए। साइड में छोटी सी बेचारी कंपनी निर्जीव नजरों से देख रही है कि ये पैसा मुझे मिलना चाहिए। फटाफट बताओ पैसा किसको मिलेगा?
क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि वो 100% शेयर होल्डर है? क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि उसने सारा पैसा कंपनी के अंदर लगा रखा है? खत्म। सर ये क्या कराया आपने? सर ये आपने क्या कराया? लिखो होमवर्क। सर ये क्या हो गया? एक केस है बेटा, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी। ये केस के फैक्ट लिख रखे हैं। मैक्यूरा एक ऐसा बंदा है जिसने 100% शेयर कंपनी के ले रखे हैं, क्रेडिटर भी वही है। उसने जो टिम्बर कंपनी लकड़ी थी उस कंपनी को अपने सॉरी इंश्योरेंस में अपना नाम लिखवा दिया। कल को आग लगी, क्लेम मिला, क्लेम इसको ना मिलके कंपनी को मिला। ये मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन स्टिल आपको पढ़ के देखना। लिखो होमवर्क। सर क्या हमें इस केस को याद रखना है? ये लैंडमार्क केस था सेपरेट लीगल एंटिटी का, इसलिए आप याद रखें मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी। याद रखें इस केस को। रिमेंबर लिख देता हूं, सारे केस याद करने के नहीं है, जो है वो मैं लिख देता हूं। सर इसको जब सेपरेट लीगल एंटिटी का टॉपिक आएगा उसके साथ साथ जोड़ के बताना पड़ेगा। एज पर द डिसाइडेड केस लॉ ऑफ मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सर ये सन याद रखना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिएगा आगे। सर जल्दी चलो, 5.4 पेज पे आए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परपेचुअल सक्सेशन मैं नहीं पढ़ा रहा, आप लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर एज वेल गारंटी। क्या मैं टॉपिक करवा चुका हूं? बोलो। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखो अब बुक के अंदर ओवर कंटेंट क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सिर्फ एक छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक है, इसको इतना बड़ा थोड़ी ना लिख रखता है, इतना नहीं लिखना है इसको। तो इसको सर कैसे बताना है? कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ के द्वारा क्रिएट होती है, ये खुद से कोई काम नहीं कर सकती, तो इसका जो भी काम करता है वो कौन करता है? अरे बोल के बताओ। सिर्फ पहली दो लाइन, आगे चलो। एज, फिर थर्ड पॉइंट में आना, एज द कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। एज द कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जो बंदे इसमें काम करते हैं, जो ह्यूमन एजेंसीज में काम करती है, उसको बोला जाता है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर, इनको डायरेक्टर बोलना है। एक लाइन आपको ये उठानी है, काम खत्म हो गया। फटाफट आओ नीचे कॉमन सील पे। कॉमन सील पे आके इंपॉर्टेंट लिखना। क्यों सर? कॉमन सील पहले मैंडेटरी होती थी, मैंने एलएलपी के अंदर भी बताया था। क्या आज के टाइम पे कॉमन सील को कर दिया गया है ऑप्शनल। ऐसा नहीं कि कॉमन सील रखनी नहीं है, ऑप्शनल है। दिल करे तो रख लो और दिल करे तो मत रखो। क्यों सर? हम तो ऐसे नहीं थे, हम हमेशा बेटा विदेशों को कॉपी करते आए हैं। तो यूके के अंदर क्या कर दिया? कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया। कुछ और फॉरेन कंट्री है वहां कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया, तो हमने भी क्या कर दिया? हमने सारे लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, हमने भी क्या बोल दिया? हमारे लिए कॉमन सील भी क्या है? ऑप्शनल। तो इस जितना मुंह काला कर रखा है उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ के चलें। कहां आ गए? कहां आ गए? ये कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन, ये शेयर होल्डर है। यहाँ पे कम बंदे खड़े हैं, मैं और बंदों को खड़ा कर देता हूं। ये डायरेक्टर हैं, लिख लेना तुम भी, ये डायरेक्टर हैं। क्या कंपनी शेयर होल्डर की होती है? नहीं, पर्दा डला हुआ है। क्या कंपनी डायरेक्टर की होती है? नहीं, पर्दा डला हुआ है। मैं और लिख देता हूं, सी इंटर में होते तो यहाँ काफी डेप्थ में पढ़ते। प्रमोटर, पर्दा डला हुआ है। क्या कंपनी प्रमोटर की होती है? नहीं, और ले लो। डिवेंचर होल्डर, क्या कंपनी डिवेंचर होल्डर की होती है? नहीं। कंपनी किसकी होती है बेटे? स्वयंभू, खुद की मालिक होती है। कंपनी क्या होती है? बेवफा। जी सर। सर ये बीच में क्या डला हुआ है? ये पर्दा डला हुआ है बेटे। इस पर्दे की आड़ में ये हरामखोर गलत करेंगे। करेंगे सर। क्या इस पर्दे को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं सर। हटाने को क्या बोलेंगे? लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल बोलेंगे। सर हम पर्दा हटाएंगे, कोर्ट हटाएगी। बेटे कोर्ट हटाएगी, बेटे किस किस केस में हटाएगी? वो 4 केस हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब यहां से कितना पढ़ना है आपको उसको देखो। फिलहाल कॉर्पोरेट विल एक लीगल कॉन्सेप्ट है, ये लाइन याद करनी है। कॉर्पोरेट विल रेफर टू एक ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट, एक ऐसा लीगल फंक्शन जिसके द्वारा कंपनी को आइडेंटिफाई सेपरेटली किया जाता है फ्रॉम द, ये बेटा यहां पे सिर्फ मेंबर लिख रखा है, तुम जोड़ना फ्रॉम द मेंबर, डायरेक्टर एंड प्रमोटर। सभी से अलग होती है। थोड़ा सा अधूरा लो है, हमने इसको करेक्ट कर दिया। कॉर्पोरेट लो। सर अब क्या होगा कॉर्पोरेट लॉ में? क्या होगा यहाँ पे? केस, सीधा इसके बाद आपको केस पे आना है। सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। किसी बच्चे ने केस पढ़ रखा है? न्यू फाउंडेशन के बच्चों से बात करूं, क्या आपने ये केस कभी पढ़ा है? सालोमन एंड सालोमन वर्सेस कंपनी? बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है। चलो जी, पढ़ा है आपने, लेकिन स्टिल एक बार मैं डिस्कस करना चाहता हूं इस केस को, देखिएगा। है बेटे, तुम बता तो रहे थे तुम्हारा प्लस 1 प्लस 2 में कहीं आया है।
अच्छा, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर नहीं किया है तो हम करवा रहे हैं, क्षमा याचना आपसे चाहते हैं। और हम स्टार्ट कर रहे हैं। सालोमन एक जूते बनाने वाला बंदा था, जूते बनाता था, अपनी दुकान कर रखी थी। ओके। जी सर। सालोमन ने इस शॉप से, बेटा जब तुम्हारी खुद की दुकान होती है तो पता है उसको लो में टेक्निकली बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या आपने ये नाम तो सुन रखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप? ठीक है जी। सालोमन ने सोल प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट करके एक कंपनी बना ली। क्या एक दुकान को कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? कौन मना करता है? कन्वर्ट कर लो। यहाँ के सारे जूते यहाँ आ गए, यहाँ की सारी एसेट यहाँ आ गई, यहाँ की लाइबिलिटी यहाँ आ गई, कन्वर्ट हो गए, पोजीशन यहाँ आ गई। सर मजे की बात, सालोमन ही इसका शेयर होल्डर था, सालोमन इसके अंदर डायरेक्टर भी था, सालोमन ने बाकी शेयर इसके अपने वाइफ को दिलवा दिए। सालोमन के 4 बच्चे थे, चारों बच्चों ने भी शेयर ले लिए। अल्टीमेटली सारी शेयर होल्डिंग खुद होल्ड किए बैठे हैं। वन मैन कंपनी शो था। सब कुछ कौन कर रहा था? मतलब नाम चेंज हो गया, डॉक्यूमेंट जमा करा दिए रजिस्ट्रार के पास, और सोल प्रोप्राइटरशिप अब दिखने लगी क्या? कंपनी जेन्युइन तरीके से, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, जब कंपनी चली और कामकाज चला तो कंपनी ने बाहर के लोगों से पैसा ले लिया। बाहर के लोगों से पैसा लिया, वो बंदे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे। उठा लिया भाई मार्केट में पैसा, मान लो बेटा 10,000 रुपए उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये सालोमन जो था ना, इसने कंपनी के डिबेंचर भी खुद ले रखे, मतलब कंपनी को पैसा दिया और डिबेंचर होल्डर भी खुद बना। और डिबेंचर होल्डर भी कौन सा? सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर। चलो जी, चल रहा है काम। कंपनी लॉस में आ गई और एक दिन ऐसा आया कंपनी बंद हो गई। कंपनी हो गई बंद बेटे। सर अब क्या होगा? जैसे ही कंपनी बंद हुई, ये बाहर के जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट थे, जिन लोगों ने पैसा दे रखा था, वो सालोमन का दरवाजा तोड़ने लगे और क्या बोले? पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे। अब सालोमन ने एसेट देखी, सारी एसेट बेच के देखा तो सिर्फ 7,000 रुपए आए। सिर्फ कितने पैसे रिलाइज हुए एसेट से? 7,000 रुपए। अब 10,000 रुपए तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मांग रही हैं, और खुद सालोमन क्या बोल रहा है? मेरे सिक्योर्ड डिबेंचर हैं, ये पैसा मेरे को मिलना चाहिए क्योंकि मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं। बाहर के बंदे कह रहे हैं पैसा हमें मिलना चाहिए क्योंकि ये तेरी तो कंपनी थी, तू ही तो कर रहा है सब कुछ, तेरे पैसे तेरे को थोड़ी देंगे। मामला कोर्ट में चला गया। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जज साहब बैठे हैं, तो ये बाहर के बंदे क्या कहते हैं? सर अजीब मजाक चल रहा है, इस बंदे ने हमसे पैसा लिया, खुद ही अब इस बिजनेस में नुकसान हो गया, तो बिजनेस से जो पैसा आएगा इसको बाहर देना चाहिए या खुद रखना चाहिए? इसकी तो कंपनी है, ये कंपनी सालोमन से अलग नहीं है, ये कंपनी सालोमन की ही कंपनी है। इसलिए हे जज साहब हम पे रहम कीजिए और ये पैसा हमें दिलवा दीजिएगा। आप बताओ आंसर, क्या जज साहब पैसा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दिलवाएगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिलवाएगा? जब जब इन लोगों ने ये कहा, सुनिएगा प्लीज बेटा, जब इन लोगों ने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने रोते रोते ये कहा, रोते रोते ये कहा जज साहब ये सालोमन की ही कंपनी है, तो जज साहब ने खींच के रेपटा दिया, कहता एक तो जुबान संभालो, कंपनी किसी की नहीं होती, तुम कैसे कह रहे हो सालोमन की कंपनी है? इन्होंने कहा सर सारे शेयर होल्डर उसके पास है। अरे शेयर शेयर की ऐसी तैसी कराई सर, वही काम करता था। अरे काम की ऐसी तैसी कराई, कंपनी कभी किसी की नहीं होती, कंपनी खुद की मालिक खुद होती है। ओके। ये सालोमन उसका डिवेंचर होल्डर था, और कौन सा? सिक्योर्ड। डिवेंचर होल्डर अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। कंपनी का अगर निपटारा किया जाएगा तो रूल के अकॉर्डिंग किया जाएगा, इसलिए कंपनी अलग है, सालोमन की कंपनी नहीं थी। जो पैसा रिलाइज हुआ है वो पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया जाएगा, और वो पैसा बेटा बाहर वाले बंदों को ना मिलके वो पैसा दिया गया था सालोमन को, और पूरी दुनिया देखती रहेगी थी कि जिसकी कंपनी उसी को पैसा दिया जा रहा है। उस दिन से ये बेवफा का रूल प्रूव हो गया था कि कंपनी किसी की नहीं होती, कंपनी इटसेल्फ अलग होती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब मैं इस केस में थोड़ा सा चेंज करूं, इस केस में थोड़ा सा चेंज करूं। ये तो सालोमन ने यहां पे जेन्युइन काम किया और कंपनी में लॉस नॉर्मल तरीके से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सालोमन उसी कंपनी का डायरेक्टर भी था, सालोमन वहां पे काम भी कर रहा था, और सालोमन ने इंटेंशन खराब थी, जानबूझ के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से फ्रॉड किया, और कल को कंपनी बंद होगी, अब की बार पैसा सालोमन को मिलेगा या इनको मिलेगा? क्योंकि क्योंकि कॉर्पोरेट विल को इग्नोर मारा जाएगा और उस बंदे को पकड़ा जाएगा, इंटेंशन देखी जाएगी, जिसका नुकसान होगा उसको पैसे दे दिया जाएगा। ओवर। सर फिर आपने यहां पे ऐसा क्यों नहीं किया? बेटा पूरे केस के अंदर मैंने कहीं किया, इंटेंशन का तो जिक्र किया ही नहीं, सब कुछ सही चल रहा था। फिर लॉस अगर हो जाता है तो कंपनी अलग होती है, उसको चलाने वाले अलग होते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये केस समझ में आ गया होगा, यस और नो? अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, ये केस मैंने समझा दिया, इस केस को तुम एक बार रीड कर लेना। इस केस को तुम्हें, मेरी बुक तो मैं काट सकता हूं, इस केस को तुम्हें याद नहीं करना है, ये केस पेपर में लिखना नहीं होता।
ये केस इसलिए दिए जाते हैं ताकि तुम्हें जजमेंट का पता लग जाए, तुम्हें किस पेपर में सिर्फ कितना लिखना है, एज पर द डिसाइडेड केस ऑफ सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, इतना। कभी केस लिखने बैठ जाओ, कभी ये कंटेंट याद करो, ये $10,000 था, फलाना था, ढिमका था, मुमका था, ऐसा नहीं करना है जी। 2 लाइन तो ऊपर से केस लो का नाम याद, डिसीजन आ गया था क्या, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अलग होती है, कंपनी सॉलोमन की नहीं थी, दैट्स ऑल। उसके बाद तुम्हें कहां से पढ़ना है, यहां से। नाउ द क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन, यहां से आ जाओ। सर क्या इस कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जा सकता है, कैन द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कैन इवन बी लिफ्टेड, तो हम बोलेंगे हाँ लिफ्ट किया जा सकता है। सर कब, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल, इट मींस लुकिंग बिहाइंड द कंपनी, कंपनी के पीछे जाके देखा जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को डिसरिगार्ड करके उन बंदों को, रियलिटी वाले बंदों को पकड़ा जाएगा कि फसाड की जड़ कौन है। उन बंदों को पकड़ना ही क्या कहलाता है, कॉर्पोरेट विल को इग्नोर करना या कॉर्पोरेट विल को पायरेट करना या लिफ्ट कर देना। ऐसा कौन से केसेस में होता है, पेज पलटो, पेज पलटो, यहां पे आ जाओ और लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये लिखा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, फॉलोइंग आर द केसेस, ये वो केसेस हैं जहां कंपनी लॉ डिसरिगार्ड कर सकता है, कंपनी लॉ इस कॉन्सेप्ट को हटा सकता है, कंपनी लॉ इस पर्दे को फाड़ सकता है, हम नहीं कर सकते। मैंने बोला तो था कोर्ट स्टैट्यूट लॉ ही इस कॉन्सेप्ट को डिसरिगार्ड कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते। ऐसा कब कब होता है, जब उन बंदों की इंटेंशन खराब होती है, वो काम गलत करते हैं और नाम कंपनी का लेते हैं, जब जब ऐसा होगा इस कॉर्पोरेट विल को डिसरिगार्ड करके ही उन बंदों को बुद्धि पकड़ ली जाएगी। अब यहां 4 केस हैं। टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का पता लगाने के लिए वो दुश्मन कंपनी है या दोस्त कंपनी है, इस केस को डिसरिगार्ड किया जा सकता है। टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू एंड टैक्सेस, अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट के टैक्सेस चुराएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट के टैक्सेस चुराएगा और कंपनी का नाम लेगा तो उनको पकड़ लिया जाएगा, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू एंड टैक्सेस। ओके। तीसरा, अगर कोई अपनी लीगल ऑब्लिगेशन बचाना चाहेगा कंपनी की आड़ में तो उस बंदे को पकड़ लिया जाएगा, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। फोर्थ पॉइंट, अगर कोई किसी कंपनी को एज एजेंट यूज करना चाहेगा तो कंपनी किसी के एजेंट नहीं होती, कंपनी किसी के बाप की एजेंट नहीं होती, उस बंदे को पकड़ लिया जाएगा। और 5वां, अगर कोई कंपनी का नाम लेके कोई फ्रॉड करने की सोच रहा होगा तो सोचता ही रहेगा बेटा कंपनी के नाम से तो फ्रॉड नहीं कर पाएगा, तू छुपेगा हम तेरे को पकड़ेंगे क्योंकि हम कॉर्पोरेट विल को हटाने वाले हैं। फटाफट रजिस्टर में मैं 5 केस लिख रहा हूं, आप उन 5 केसेस के नाम याद करने का प्रयास कीजिएगा प्लीज। लिफ्टिंग, हटाना है किसको, कॉर्पोरेट विल को। बेटा मैं हटाऊंगा या कंपनी लो हटाएगा, फटाफट बोलो।